छोटा सा उदाहरण इंदौर के चिड़ियाघर का लो। इंदौर का चिड़ियाघर, अब हम उसको चिड़ियाघर बोलते हैं, जू बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया और उस पर लिखा कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, अब किसी बच्चे का की नजर वहां चली गई, 4 दिन बाद मान लो परीक्षा में कोई प्रश्न आया कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ पर है, हो सकता है कि बच्चा जो 1000 बार जू गया होगा, जो इसके सामने से निकला होगा, वो उसको गलत करके आ जाए, लेकिन जिस बच्चे की दृष्टि वहां पहुंची है। जब आप तैयारी एमपीपीएससी कर रहे थे तो तैयारी शुरू करने से लेकर फील्ड बदलने तक के सफर में वो इंसान क्या परिवार के लोग होते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं? रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके परिवार ने उसको उस समय तक भी सपोर्ट किया, अंतिम समय तक भी, यानी कि मेघनाथ को पता था कि पिताजी गलत हैं, लेकिन फिर भी उसने उस धर्म का निर्वाह किया। तो कहीं ना कहीं परिवार तो आपको हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। विद्यार्थी जीवन में अध्ययन ही साधना होती है। एक एमपीपीएससी के प्रतियोगी होने के नाते या उसका विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने जीवन में उन बिंदुओं को जरूर स्पष्ट करूंगा कि हमने एथिक्स के अंदर महापुरुषों का अध्ययन किया। मैंने बचपन से 3-4 साल की आयु में हनुमान चालीसा याद की थी। वही हनुमान चालीसा जब मैं घर में कोई अतिथि आते थे तो उनको सुनाया करता था। लेकिन 2012 में मैंने एमपीपीएससी का प्रिपरेशन किया। जब मैंने 2-3 वर्ष जब मैंने पूर्ण समर्पण के साथ तैयारी की थी, तो उस समय मैंने अपना जितना भी मेरा श्रम था उतना मैंने देने का प्रयास किया। अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी एमपीपीएससी के प्रति। लेकिन एक परिणाम ऐसा आया प्रीलिम्स का, जहां मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा विराम लेना चाहिए। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के दौरान जब मैंने धीरे धीरे वहां तक पहुंचा, आर्टिकल 370 तक, तब उस आर्टिकल 370 को मैंने अपने मित्रों से डिस्कस किया, गुरुजनों से डिस्कस किया। तो उस डिस्कशन के दौरान ये सार निकला कि भैया ये तो ऐसा वैसा है। हिंदी काव्य मंच पर उस अनुच्छेद 370 के खिलाफ कविता लिखने वाला एकमात्र कवि मैं था उस समय 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। भंवर कुआं की गलियों में बसती हैं कहानियां, यहाँ हर मोड़ में मिलती है नई रवानियां। भंवर कुआं ये जो डायरीज है, ये है पूरी यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में बनती है एक नई कहानी। इनमें कभी किताबों का बोझ तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली, कभी इनके हाथों में किताबों का बोझ तो कभी भाई चाय की प्याली। यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं बनते रहेंगे अधिकारी। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज इस नए एपिसोड में मेरे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय कवि श्री राहुल शर्मा जी। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सर। बताइए भाई, आप एमपीपीएससी के विद्यार्थी तो है रहे ही हैं, पर आज आप राष्ट्रीय कवि के नाम से ज्यादा अच्छा जाना जाते हैं। आप तो क्या रही है जर्नी, अपने बारे में थोड़ा सा एक परिचय सभी को जरूर दीजिए। देखिए, विद्यार्थी जीवन की अगर मैं बात करूं तो 2012 से मैंने एमपीपीएससी का प्रिपरेशन प्रारंभ किया था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा उस समय की नहीं थी। लेकिन कविता तो मेरे जीवन में, मतलब जीवन के प्रारंभ से ही थी। और एक प्रस्तोता के रूप में मैं बचपन से ही रहा हूं। अच्छा, क्योंकि मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, उन्होंने मैंने बचपन से 3-4 साल की आयु में हनुमान चालीसा याद की थी। वही हनुमान चालीसा जब मैं घर में कोई अतिथि आते थे तो उनको सुनाया करता था। तो वहां से मेरी प्रस्तुति का प्रादुर्भाव हुआ। वहां से मैंने कविता मतलब कुछ सुनाना शुरू किया। उसके बाद क्रमशः स्कूल के फंक्शन, कॉलेज के फंक्शन और बाकी कवि सम्मेलन में यात्रा चलती रही। तो वहां से मैं एक प्रस्तोता के रूप में तो अपने आप को मैंने स्टेबल कर ही लिया था। तो 2012-13 से मैंने एमपीपीएससी का प्रिपरेशन प्रारंभ किया और कविता और पीएससी दोनों पैरेलल फिर यात्रा करती रही। माने कह सकते हैं जिस उम्र में लोग जिंगल जिंगल जॉनी जॉनी हाँ हाँ पापा ये चल रहा था, तब आप वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। निश्चित रूप से देखिए, मैं एक बहुत सामान्य छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। शाहजहाँपुर जिले में मेरा गांव है, खोरियामा छोटा सा। वहाँ विशुद्ध ग्रामीण परिवेश, और चूंकि मेरे पूज्य दादाजी, उन्होंने कुछ मंत्र मुझे सिखाए, कुछ हनुमान चालीसा के पाठ, और ये सब मैंने जब कंठस्थ किए तो जिंगल बेल तो हमारे उसमें था ही नहीं, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ, जहाँ बचपन से हमें कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती सिखाया गया, रत्नाकराध्योत पदाम हिमालय किरीटिनम सिखाया गया। तो जिंगल बेल वाली परंपरा से थोड़ा सा मैं दूर रहा हूँ। और वही संस्कार, वही जो हमारे धमनियों में बहने वाला, शिराओं में बहने वाला जो संस्कार है, वही अनवरत आज तक जारी रहा। तो एमपीपीएससी और कविता दोनों साथ साथ चलती रही जीवन में, और जो बचपन से संस्कार हमें मिले हैं हमारी परंपराओं से, वही संस्कार को लेकर जी। अच्छा, वैसा वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि भाई एमपीपीएससी छोड़कर अब ये काव्य पाठ की ओर बढ़ जाना चाहिए? देखिए सर, 2000 जैसे मैंने कहा 10 में मैंने कविता शुरू कर दी थी हिंदी काव्य मंचों पर। लेकिन 2012 में मैंने एमपीपीएससी का प्रिपरेशन किया। जब मैंने धीरे धीरे मुझे सन अच्छे से याद है 2017, 18, 19 ये 2-3 वर्ष जब मैंने पूर्ण समर्पण के साथ तैयारी की थी, तो उस समय मैंने अपना
जितना भी मेरा श्रम था उतना मैंने देने का प्रयास किया। अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी एमपीपीएससी के प्रति। लेकिन एक परिणाम ऐसा आया प्रीलिम्स का जहां मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा विराम लेना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ वैधानिक कारण भी है, कुछ परिस्थितिजन्य कारण भी है। तो उस कारण से फिर मैंने उसको कहा कि अब मुझे इसी क्षेत्र में आगे अपने आप को डेवलप करना है। तो फिर उसके बाद मैंने पूर्णतः कवि सम्मेलन की ओर अपना रुख किया और उसमें ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से काफी अच्छा, जब आपने ये सोचा कि अब एमपीपीएससी नहीं, जो आपकी हॉबी कह सकते हैं काव्य पाठ को, जी। तो जो आपने हॉबी है उसी को आपने आगे बढ़ाया, तो सबसे पहले किससे बात की कि अब एमपीपीएससी नहीं, अब काव्य पाठ? देखिए, मेरे जीवन में मेरे 2-3 मित्रों का काफी योगदान रहा है। कार्तिकेय सिंह सेंगर, सोहन सिंह राठौर, 2 मेरे मतलब ऐसे मेंटोर टाइप रहे हैं। तो जो कुछ भी जीवन के अच्छे बुरे निर्णय हैं उनसे साझा करके ही मैंने किए हैं। तो एक समय जब आया तो लगा कि अब मुझे छोड़ना चाहिए। तो मैंने कविता तो मेरे उस समय भी पूरी इंटेंसिटी के साथ में, मतलब मैंने उस समय कोटा दशहरा, जो देश के प्रत्येक कवि का सपना होता है कविता पढ़ाना, मैंने वहां कविताएं पढ़ी 2-3 वर्ष लगातार। देश के कोई भी ऐसे प्रतिष्ठित मंच नहीं बचे हैं शेष जहां मैंने कविता नहीं पढ़ी हो। तो एक प्रतियोगी के साथ साथ एक स्टेबल कवि, एक स्थापित कवि के रूप में मैंने जो वो समय जिया, वो जीवन जिया। तो मुझे मशवरा करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ी किसी से। मैंने स्वतः ही ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे यहाँ से पीएससी को ड्रॉप करके अब मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। तैयारी शुरू करने से लेकर, जब आप तैयारी एमपीपीएससी कर रहे थे, तो तैयारी शुरू करने से लेकर फील्ड बदलने तक के सफर में वो इंसान, क्या परिवार के लोग होते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं? निश्चित रूप से देखिए, जीवन में आपके जो कुछ निस्वार्थ जो रिश्ते होते हैं, निस्वार्थ रिश्ते में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो अकारण आपके साथ होते रहते हैं। आपकी तमाम गलतियों को भी वो बहुत हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। वो एकदम निस्वार्थ भाव से रिश्ते होते हैं। तो आपका परिवार आपके लिए हमेशा एक सकारात्मकता का कार्य करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके परिवार ने उसको उस समय तक भी सपोर्ट किया, अंतिम समय तक भी। यानी कि मेघनाथ को पता था कि पिताजी गलत हैं, लेकिन फिर भी उसने उस धर्म का निर्वाह किया। तो कहीं ना कहीं परिवार तो आपको हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है और हमेशा मोटिवेट करता है। और आज के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो छोटी छोटी कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे मित्रों के साथ हो, उसमें काफी कुछ गलत, मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। तो मैं केवल इनसे भी मैंने हमेशा के लिए यही कहा है कि आप अध्ययनशील रहें, आप प्रतियोगी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप केवल और केवल आपके, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अध्ययन ही साधना होती है। तो मैंने उन मित्रों के लिए कहा भी है कि पढ़ाई में लगो इतना कि एक दिन रात कर देना, पढ़ाई में लगो कि एक दिन रात कर देना, भरोसा हो स्वयं पर इस कदर जज्बात कर देना, और किसी भटकाव में हरगिज डिगाना मन को ना अपने, अगर अवसाद हो तो माँ पिता से बात कर लेना। तो ये जीवन में सकारात्मकता का संचार करते हैं। परिवार बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो ये जो लोग होते हैं, ये केवल ब्लड रिलेशन वाले हो सकते हैं या ब्लड रिलेशन से बाहर भी ब्लड रिलेशन ही हो जाते हैं? निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो एक जो रिश्ता होता है वो होता है मित्रता का। और एक मित्रता के रूप में वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपकी जीवन संगिनी भी हो सकती है। तो वो जो ब्लड रिलेशन के इतर जो रिश्ते होते हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर कभी कभी भारी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जीवन की जो हम बातें उनसे घर परिवार में शेयर नहीं कर पाते, वो मित्रों से बहुत इजीली शेयर कर लेते हैं। और जीवन में मित्रों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय जो अनुशासन हमें रखना पड़ता है, वो क्या अनुशासन आज भी आपके जीवन में दिखता है? मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूर्णतः तो इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं अपने जीवन में अनुशासित रहा हूं, क्योंकि अनुशासनहीनता मेरे जीवन में हमेशा रही है। लेकिन एक एमपीपीएससी के प्रतियोगी होने के नाते या उसका विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने जीवन में उन बिंदुओं को जरूर स्पष्ट करूंगा कि हमने एथिक्स के अंदर महापुरुषों का अध्ययन किया। जब हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध एक रात को अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर चले गए, सन्यास की ओर चले गए, तो कभी कभी विचार आया सर मन में कि ऐसा क्या हुआ होगा कि
इतना उच्चाटन कि हमें बस अब संन्यास की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम जब सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म का वो जो उस समय का प्रसंग पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि यार एक समय का एक इतना लड़ाकू राजा जो पूरा मारकाट मचा रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, और एकाएक वो बुद्ध धर्म को अंगीकार कर लेता है। तो उन लोगों की पढ़ने के दौरान जीवन में कहीं ना कहीं वो अनुशासन के भाव हमारे मन में भी आए हैं कि हमारा जीवन जहां उथल पुथल से भरा हुआ होता है तो एक समय आता है जब आपको अनुशासित होने की भी आवश्यकता होती है, एक समय होता है जब आपको एकीकृत होने की आवश्यकता होती है, और एक समय ऐसा आ जाता है इस तैयारी के दौरान कि आपको एकदम आपका ध्यान जो उसको कहते एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। तो एकाग्रता आपके जीवन में आती है इसी एमपीपीएससी के माध्यम से, इसी अनुशासन के माध्यम से। तो वो अनुशासन कहीं ना कहीं जीवन में कार्य करता है। आज आप राष्ट्रीय कवि हैं, पूरा भारत आपको जानता है। क्या एमपीपीएससी जब आप तैयारी कर रहे थे और जो भी आपने अध्ययन किया विषय का, क्या आपकी वो अध्ययनों ने आपकी सोच को बदला है? निश्चित रूप से सर। जीवन में मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एम लक्ष्मीकांत जी को हम पढ़ रहे थे, संविधान उनकी जी सब बच्चे पढ़ते हैं। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के दौरान जब मैंने धीरे धीरे वहां तक पहुंचा, आर्टिकल 370 तक, तब उस आर्टिकल 370 को मैंने अपने मित्रों से डिस्कस किया, गुरुजनों से डिस्कस किया। तो उस डिस्कशन के दौरान ये सार निकला कि भैया ये तो ऐसा वैसा है। अब जब कश्मीर में जो 370 उस समय अनुच्छेद जो लगा हुआ था, 2012 में हिंदी काव्य मंच पर उस अनुच्छेद 370 के खिलाफ कविता लिखने वाला एकमात्र कवि मैं था उस समय 2012 की बात मैं बता रहा हूं, 2012 या 13 में मैंने उस समय लिखा। तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, ये जो अध्ययन है, हम हर व्यक्ति देखिए, कोई भी युद्ध होता है, योद्धा हारने के लिए नहीं लड़ता, हमेशा जीतने के लिए होता है। कोई युद्ध हो, परीक्षा हो, कोई भी सभी क्षेत्रों में व्यक्ति हारने के लिए कभी नहीं लड़ता। तो हमने भी उस समय जीतने के लिए ही ये लड़ाई प्रारंभ की थी। और एक प्रतियोगी के रूप में मैंने जब वो अध्ययन किया उस समय, तो वो अध्ययन मेरे उस समय काम आया। मेरे सोचने की क्षमता को उसने डेवलप किया, अपने सोचने की दृष्टि को उसने काफी ज्यादा मतलब पुष्पित और पल्लवित किया कि ये आर्टिकल 370 क्या है। उस समय मैंने उस आर्टिकल 370 के विसर्जन के लिए एक देश की सरकार से अनुरोध किया था, और वो जब 2019 में काफी ज्यादा ट्रेंड हुई, आर्टिकल 370 वहां से हटा, तो काफी चर्चा में रहा, और उस समय भी मैंने वो कविता पढ़ी। तो क्या आज भी आपको ये लगता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती? जो भी उस समय आपने तैयारी की थी, चाहे भले ही उस दिशा में मंजिल मिले या ना मिले? निश्चित रूप से मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में रहें। न सिर्फ पढ़ाई का मैं कह रहा हूं, बल्कि आप कहीं तीर्थाटन के लिए गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं, तो कभी भी जीवन का पहली चीज तो आपका पढ़ा हुआ कभी निरर्थक नहीं होता, कभी भी वेस्ट नहीं होता। वो मैं अपने आप में ऐसा मानता हूं कि जो 12 खड़ी मेरे गुरुजी ने मुझे बचपन में पढ़ाई थी, पहली दूसरी कक्षा में जब हमने 12 खड़ी पढ़ी थी, वही 12 खड़ी आज भी मैं अपने जीवन में प्रयोग कर रहा हूं। इवन ऐसे कुछ उच्चारण जो मेरे उस समय के जो शिक्षकों ने बताए थे, उन्हीं उच्चारणों को आज भी प्रयोग में ला रहा हूं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी अमिट स्मृतियां आ जाती है कि आपका जो पुराना पढ़ा हुआ रहता है वो आपके जीवन में सदैव कार्यरत होता है, हमेशा आप उसको उपयोग में लाते रहते हैं। और साथ ही साथ तीर्थाटन जो हम करते हैं, भ्रमण करते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम जबलपुर गए तो वहां हम नर्मदा जी के दर्शन के लिए गए। अब पता लगा कि ये घाट कौन सा है, बोले ये भेड़ा घाट है। अच्छा ऊंचाई से गिर रहा है पानी, अच्छा नर्मदा का बड़ा संगमरमर की वादियां हैं। तो कल को अगर एमपीपीएससी में कोई प्रश्न आता है कि भेड़ा घाट कहां पर है, जबलपुर दिखेगा, तो पहली दृष्टि में हम उसको जबलपुर में क्लिक करके आएंगे। तो आपका तीर्थाटन, आपका भ्रमण और आपका पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब वैसे तो आप पूरे भारत घूमते हैं और हम तो चाहते हैं पूरे विश्व में आप हिंदी को जो आपने बढ़ाया है और आगे बढ़ाएं, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसे बहुत ऊपर तक आप लेके जाएं। पर जब आप अपने सेंटर में, जब मध्य प्रदेश, जहां आपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी की, उस जगह पर आते हैं, भंवरकुआं आते हैं, इट मीन्स, तो क्या वो कमरे की पुरानी दीवारें, यदि वो पुरानी दीवारें आपको कुछ बोल पाती, तो आपको कौन सी यादें आपके साथ दोहराती? निश्चित रूप से ये एक बड़ी अद्भुत अनुभूति होती है सर, एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करना। और यूं तो मनुष्य होता है, उसको पूरी जीवन एक विद्यार्थी के रूप में ही रहना चाहिए, सतत अध्ययनशील रहना चाहिए। और ये बात हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मोहन यादव जी, उनसे मैंने सीखी। मैं जब उनसे
जितनी बार भी मेरा मिलना हुआ तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ मैंने पढ़ते हुए मैंने उनको देखा। ये मतलब मैं ऑन कैमरा में इस बात को दोहरा रहा हूँ। एक बात, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि वो कमरे की दीवार अगर कुछ बोल पाती, तो सर प्रतियोगी का जो कमरा होता है ना, वो बड़ा सजावट सा होता है। मतलब उसके नोट्स उस पर कुछ लगे होते हैं, उसमें स्टिकर्स लगे होते हैं, नक्शे लगे होते हैं। वो नक्षों में वो कभी उसने मैपिंग के सर्किल बने होते हैं कि हाईलाइटर उसमें लगा हुआ था। कभी कभी वो साइंस के उसमें कुछ क्वेश्चन लगे होते हैं जो उसको पढ़ने में बड़ी परेशानी हो जाती है। कभी कभी उसके मैप के दौरान उसने मैप पर ही कुछ न कुछ लिखा होता है कि भैया ये की पॉइंट्स हैं। हाँ, उसमें सारी चीजें कि भैया ये कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कहाँ है, उस पर वहां पर बना हुआ होता है। तो वो जो कमरे की दीवार है उसमें आज भी मतलब मेरे कमरे में मैप्स बने होते थे, मेरे स्टिकर्स लगे होते थे, मैंने कुछ अपने उसमें कुछ सिलेबस मैंने उस पर लिख के चिपका रखे थे। तो वो कहीं ना कहीं जब भी स्मृति में आते हैं तो निश्चित रूप से एक अद्भुत सिहरन पैदा होती है शरीर में, और मन करता है कि वापस उस दौर में कभी न कभी हम लौटें। तो क्या आप आज ये मानते हैं, क्योंकि आज आप राष्ट्रीय कवि हैं, तो क्या कभी लगता है कि रास्ता बदल लेना भी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना भी एक मंजिल पहुंचने का एक रास्ता है? निश्चित रूप से सर, ये एक मैं जितने भी प्रतियोगी हैं हमारे उनसे भी ये निवेदन करूंगा मैं कि आप अपने जीवन में पहली चीज तो आप स्वयं पे भरोसा करें, स्वयं पर विश्वास करना। रामचरितमानस में सारे पात्र अपने आप में अद्भुत है, बहुत आकर्षक है, सबका जीवन स्तुत्य है, प्रणम्य है, सबका त्याग अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक पात्र वहां ऐसे हैं जो मुझे हमेशा आकर्षित करते हैं, एक पात्र ऐसे हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, और उस पात्र का नाम है अंगद। आपने वो प्रसंग सुना होगा, देखा होगा, जब अंगद प्रस्ताव लेकर के जाते हैं भगवान श्री राम जी की ओर से कि आप सीता माता को छोड़ दीजिए, हम बिना युद्ध के लिए चले जाएंगे। तब रावण ने अंगद को स्थान नहीं दिया बैठने का। तो अंगद ने कहा कि मैं दूत हूं और मुझे बैठने का स्थान नहीं दिया, ये आपकी कौन सी राजनीति है? तो रावण का जवाब था कि दूत तो उनके होते हैं जो राजाओं के भेजे होते हैं, वनवासियों के दूत नहीं होते। तो वहां एक छोटी सी घटना घटित होती है। अगर विद्यार्थी इस घटना को अपने जीवन में अंगीकार कर ले तो मैं दावा करता हूं कि उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन ना सही, उनके जीवन को महान बनने से, उनके जीवन को बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो है घटना जब रावण ने अंगद को स्थान नहीं दिया तो अंगद ने अपनी पूंछ का स्थान बनाया था, आसन बनाया, और रावण से भी ऊपर वाला स्थान वहां पर बिठाया। तो ये तात्पर्य है कि जब अहंकार का दशग्रीव किसी प्रतिभाशाली अंगद को स्थान न दे तो उस अंगद भी इतनी क्षमता और इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो अपनी पूंछ का आसन बनाए और उस रावण से ऊपर स्थान पर बैठे। अगर व्यक्ति में स्व का बोध होना प्रारंभ हो गया, व्यक्ति में जब अहंकार जो कि मैं कर सकता हूं, अगर वो बोध हमारे विद्यार्थियों में या हमारे प्रतियोगी में होने लग गया तो वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां एकदम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और आपने कहा कि सफलता पे रास्ता बदलना, तो हाँ, निश्चित रूप से मान लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए, चूंकि मैं भाग्यवादी भी हूं, कर्मवाद के साथ मैं भाग्यवाद में भी विश्वास रखता हूं, तो ईश्वर ने अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा लिखा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। मैं इसी संस्थान के जो संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं निर्मल गहलोत सर, आप मान लीजिए कि अगर वो किसी परीक्षा में सिलेक्ट होकर कोई अधिकारी बनते तो वो एक सामान्य अधिकारी के रूप में होते, तो उनके जैसे लाखों अधिकारी इस देश में हैं। लेकिन अगर निर्मल गहलोत ये संकल्प लेते हैं कि मुझे उत्कर्ष की स्थापना करनी है और उत्कर्ष की स्थापना करके मैं हजारों हजार विद्यार्थियों के जीवन को परिवर्तित कर सकता हूं, तो एक निर्मल गहलोत एक अधिकारी न बनते हुए 1000 से ज्यादा या लाखों अधिकारियों को बनाने की इबारत लिखते हैं, उसकी भूमिका तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो घटित होता है, जो ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हित में होती है। तो जब भी आप अपनी कविता के मंच पे होते हैं तो क्या आपको लगता है कि आज एमपीपीएससी छोड़ने के बाद आप सही जगह पहुंच गए? निश्चित रूप से देखिए, कविता, मैं पुनः दोहराता हूं कि कविता मेरे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। एमपीपीएससी मेरे जीवन में बाद में आई, कविता पहले आ चुकी थी। तो काव्य मंचों पर सफलता जो मैंने उस समय मन में विचार था कि मुझे इतना सफल होना है, मुझे देखिए सफलता तो असीमित है, उसकी सफलता की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन हाँ, एक संतुष्टि का जो भाव होता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ तक मैं इस स्तर तक पहुंचा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को स्टेबल मान रहा हूं, या मैं इन लोगों के साथ उठना बैठना मेरा हो रहा है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा संतुष्टि का भाव हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन के मंचों पर मैं इस स्थिति में पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कि मैं एक व्यवस्थित जगह पहुंच चुका हूं, लेकिन हाँ एमपीपीएससी भी मेरा ड्रीम रहा है। एमपीपीएससी में चयन न होना एक अलग विषय है, लेकिन एमपीपीएससी ने जो मुझे सिखाया है, जो मुझे दिया है, वो बहुत कुछ दिया है। और एमपीपीएससी के कारण मेरे सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ी है, बदली है और ज्यादा तार्किक हुई है। मैंने मतलब मैं बहुत स्पष्टता से एक बात और कह रहा हूं सर कि चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, मैंने अतार्किक कविता उस समय भी नहीं लिखी कि हम भारत वाले चीन को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे जो बाकी हमारे वीरस के कवि करते हैं। मैंने फैक्चुअल बात ही कही कि चीन तुलनात्मक दृष्टि से हमारी तुलना में आर्थिक संसाधन में तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन भारत क्यों महान है, भारत किस तरीके से चीन की तुलना में बड़ा है, वो मैंने उन कविताओं में बताने की कोशिश उस समय किया जब लॉकडाउन के दौरान चीन में हमारे ऊपर हमला किया था। शायद डोकलाम की घटना थी वो। तो उस समय मैंने कहा था कि कल्पों से पूजित देव धाम है जहां विराजे स्वयं राम, नटवर की लीला कुरुक्षेत्र नटराज खोलते त्रयः नेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित बलशाली तुझसे ज्यादा वैभवशाली, निष्काम सनातन कर्म योगी मेरा कण कण है उपयोगी, मैं 5 जन्य स्वर में तेरा सब काला चिट्ठा खोल रहा हूं, मैं हिमगिर की चोटी से आधुनिक भारत बोल रहा हूं। तो उस समय मैंने अपने तर्कों के साथ में मैंने बात करना प्रारंभ की। तो एमपीपीएससी को छोड़ना, मैं फिर एक चीज दोहराता हूं कि एमपीपीएससी को छोड़ना या न छोड़ना ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, परिस्थिति जन्य है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को पीएससी से बाहर कर सकते, लेकिन उसके भीतर से पीएससी बाहर नहीं कर सकते। तो यही घटनाक्रम इस भंवर कुआं का है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आप व्यक्ति को भंवर कुआं से अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके भीतर जो भंवर कुआं बसा हुआ उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो आपके लिए सफलता का आज की डेट में क्या मतलब है? चयन होना, कविता पाठ करना या आत्मसंतोषी होना? देखिए, आत्मसंतोष प्रत्येक मनुष्य मात्र की प्रकृति है। मनुष्य मात्र नहीं, इवन मैं कह रहा हूं कि जब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उस मानस को लिखने के बाद भी उन्होंने कहा कि स्वांताय सुखाय। स्वांताय सुखाय मतलब कि स्वयं का सुख, यानी कि स्वयं का संतोष। तो आत्मसंतोष तो महर्षियों से लेकर के एक सामान्य जन जीवन की एक मूलभूत इकाई रही है। मैं ये जो आपने प्रश्न किया उसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूं कि सर चयन होता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वर्तमान में मैं जिस स्थिति में हूं, मैं अपना आत्मसंतोष मेरे भीतर है। और एक श्लोक है, असंतुष्टो द्विजा नष्टा संतुष्टो च महीपति। तो अगर हम एक राजा की उसमें इसका अर्थ होता है कि असंतुष्ट द्विजा नष्टा, जो द्विज होता है, जो पढ़ने वाला होता है, जो ब्राह्मण होता है, अगर वो असंतुष्ट है तो वो नष्ट हो जाएगा। और संतुष्टो च महीपति, जो राजा है अगर वो संतुष्ट हो गया तो वो नष्ट हो जाएगा। राजा का तो धर्म होता है कि वो अपनी सीमा का, अपने साम्राज्य का विस्तार करे। इसी प्रकार मैं अपने जीवन में इस श्लोक को इसी तरह से अंगीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो मेरी यश की मेरी कामना है, उस यश की कामना का सतत विस्तार हो, अनवरत बढ़ती रहे। और हर व्यक्ति ये चाहता अपने जीवन में, जो भी जिस भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पठन पाठन का क्षेत्र हो, या चाहे कविता का क्षेत्र हो, तो असंतुष्ट द्विजा नष्टा संतुष्टो च महीपति। और लज्जावान गणिका नष्टा लज्जाहीनम च कुलवती। अगर कोई गणिका है और अगर वो लज्जावान है, अगर गणिका अगर लज्जा करेगी तो वो नष्ट हो जाएगी। और लज्जाहीन कुलवती, अगर कोई कुलवधु है अगर वो लज्जाहीन रहेगी तो वो नष्ट हो जाएगी। तो मैंने जो अपना इस श्लोक का जो एक पार्ट है, संतुष्टो च महीपति, अगर हम किसी भी चीज के या किसी भी वस्तु के विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं, उसको अधिक विस्तृत करना चाहते हैं, तो वहां आपकी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। आत्मसंतोष हमारे जीवन में कुछ बिंदुओं पे होना चाहिए, लेकिन जहां आपके यश की बात हो, जहां आपके वर्धन की बात हो, जहां अपने चाहे आपका सामर्थ्य बढ़े, वहां पर आपकी असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए, वो सतत अनवरत बढ़नी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। अच्छा, भंवर कुआं में उस समय का बिताया हुआ पल, आज जब आप अपने आप के बारे में कभी रात को चिंतन करते हैं तो कैसे अनुभव करते हैं? बोझ के रूप में,
अनुभव के रूप में या यात्रा के रूप में? देखिए, अनुभव और यात्रा, मैं कहूँगा एक अनुभव भरी यात्रा रही है। भंवर कुआं ऐसा क्षेत्र है कि जब भी इस मार्ग से निकलना होता है, देखिए इस शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो भंवर और कुआं, तो भंवर का वो एक भंवर जाल जो होता है, जो नदियों में भंवर आता है, ये एक ऐसा भंवर है विद्यार्थियों के जीवन में जो जिससे व्यक्ति चाहे डीएसपी बने, कलेक्टर बने या किसी भी पद तक पहुंचे, इस भंवर से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने जीवन में एक बार भंवर कुआं का मतलब स्वाद चखा है, चाहे कर्नावत का खाना हो, चाहे कहीं का भी आसपास के, चाहे सुट्टा बार पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, ये जो अनुभूतियां है ना सर, ये अनुभूतियां जीवन में दोबारा नहीं मिलती। आप कितने ही समृद्ध हो जाए, कितने ही बड़े बन जाए, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, आपको ये अनुभूतियां दोबारा नहीं मिलती। क्योंकि जेब में मुझे वो छोटा सा प्रसंग याद आता है कि क्रिकेट खेलते थे, एक बॉल आती थी 22 रुपए की जी, विप्रो की, विक्की की बॉल आती थी। उस बॉल को 2-2 रुपए मिलाकर हम इकट्ठा करते थे, काउंटर करनी पड़ती थी और बॉल खरीदते थे। आज उस समय बॉल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, खेलने के वाले बहुत सारे लोग होते थे। आज हम सब इतने सक्षम हो गए कि हम बॉल का पैकेट खरीद सकते हैं बहुत सहजता से, लेकिन वो हमारे पास वो लोग नहीं, वो 11 लड़के हम इकट्ठा नहीं कर सकते, हम साथ में मिलकर क्रिकेट खेल लें। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को हर समय को एंजॉय करना चाहिए और हर अनुभूति का आनंद लेना चाहिए। और अनुभूति का आनंद लेने में हम अपनी मर्यादा, अपनी सीमाओं का बस ध्यान रखें। हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे जो प्रतियोगी हैं, चूंकि प्रतियोगी के लिए विशेष बात हो रही, तो मैं उन तमाम भंवर कुआं पे रहने वाले प्रतियोगियों के लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे घर से पैसा आ रहा है, हमारे पिताजी, माता पिता किस परिस्थिति में हमको पढ़ा रहे हैं, किस परिस्थिति में हमारे लिए पैसा जुटा रहे हैं, और हम उस पैसे का यहाँ क्या उपयोग कर रहे हैं, हम किन गतिविधियों में उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम त्याग करके यहां तक पहुंचे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महान इसलिए है क्योंकि उसने कुछ न कुछ त्याग किया है। चाहे भगवान श्री राम जी को देखें, श्री कृष्ण जी को देखें, महात्मा बुद्ध को देखें, गौतम बुद्ध को देखें, महावीर भगवान को देखें, ये सभी व्यक्ति ये त्याग से बने हुए। अगर ये तो चलो और पुराने लोग हैं, हम वर्तमान में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम देखें, उनका अपने आप में बड़ा त्याग है। उन्होंने अपने पूरे घर का, परिवार का त्याग किया और अनवरत इस राष्ट्र की सेवा में संलग्न लगे हुए हैं। तो हम त्याग करके आए हैं। हमारा त्याग हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हमारा त्याग बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर को त्याग किया है, हमने अपना घर छोड़ा है। हम यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं, हम एक हॉस्टल में रह रहे हैं, हम घर का खाना छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने सब सुविधाएं छोड़कर आते हैं, सारी सुविधाओं के, सारे कंफर्ट जोन को छोड़कर हम यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारा जो त्याग है, उस त्याग का आदर भी आप ही को करना है। क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए पैसा जुटा सकते हैं, आपके माता पिता आपके लिए पैसे से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि पढ़ना आप ही को है, पढ़ना आप ही को है। और पढ़ने के दौरान हम एक विद्यार्थी के रूप में अपने उस समय को कैसे जी रहे हैं। हमारे जीवन में देखिए, जो 20 से 30 वर्ष की अवस्था होती है, बड़ी क्रांतिकारी अवस्था होती है। इसमें सारे जीवन में जैविक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आते हैं जीवन में। व्यक्ति इसी समय में नशे की तरफ भी उन्मुक्त होता है, व्यक्ति इसी समय में चकाचौंध की और आकर्षित होता है। एक सामान्य ग्रामीण परिवेश का होने के नाते मैं कह रहा हूं, बहुत छोटे से गांव से मैं आया हूं। जब छोटे से गांव का लड़का या लड़की इंदौर जैसे शहर में आकर के पढ़ाई करने के प्रयास प्रारंभ करता है, पढ़ाई में सफलता की पथ पर अग्रसर बढ़ना प्रारंभ होता है, उसको चाहिए कि बस उस चकाचौंध से वो बच जाए। क्योंकि आपके माता पिता का त्याग आपके लिए बहुत ज्यादा है। आपके माता पिता, मान लीजिए आप इकलौते हैं अपने घर में, और आपके पिता, जहां आपको चाहिए कि अपने पिता के कामों में आपको हाथ बटाना हो, उनकी दुकान हो, उनकी खेती हो, उनकी जो भी XYZ उनका प्रोफेशन हो, उसमें जहां आपको हाथ बटाना चाहिए, उस हाथ बटाने को वो भी सेक्रीफाइस करके आपको इंदौर भेज रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, आपके लिए नियमित रूप से पैसा आ रहा है, पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप उस पैसे का सदुपयोग करें। उनके पुरुषार्थ का, उनके पसीने की आपको कीमत अदा करनी होती है। और पिता के लिए तो मैं ये कह रहा हूं कि वो है तो जिंदगी लगे सावन महीना है, पिता कि वो है तो जिंदगी लगे सावन महीना है, उनकी ही छत्र छाया में हर वक्त जीना है, और महकी है जिससे शर्ट वो परफ्यूम ना समझो, वो तो तुम्हारे पापा के श्रम का पसीना है। तो हम जिस हमारे
जीवन पर इठला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता की देन है, और उन्हीं के श्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम घर का खाना छोड़कर यहाँ पढ़ रहे हैं, हम कच्ची पक्की रोटियां चाहे मैस में खा रहे हो या हॉस्टल में खा रहे हो, कि बाहों का तेरे ठंड में दुशाला ना मिला, बाहों का तेरे ठंड में दुशाला ना मिला, बिस्तर पे चाय का भरा वो प्याला ना मिला, और इन कच्ची पक्की रोटियों से भर गया मनमा, मुद्दत से तेरे हाथ का निवाला ना मिला। तो मैं समस्त प्रतियोगियों से भी एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने पिता के श्रम का आदर करें। और एक बात और मैं यहां कहूंगा सर, कि जिस लड़के या जिस लड़की ने अपने पिता को पैसे कमाते हुए देखा है मेहनत से, वो जीवन में कभी भी उनके पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि बस आपके ही दम पे ये उत्कर्ष देखा है, बस आपके ही दम पे ये उत्कर्ष देखा है, प्रतिसाद में बुजुर्गों का विमर्श देखा है, और पैरों के छाले आंखों में महसूस किए हैं, मैंने मेरे पिताजी का संघर्ष देखा है। तो आपके माता पिता की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ी है इस पूरे आपके 2-3-4 वर्षों में, और अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना 100% आप इसमें दें, और किसी भी डिस्ट्रक्शन से आप बचें। आपके जीवन में कोई व्यवधान ना आए किसी भी प्रकार को, चाहे आपके जीवन में नशे का व्यवधान हो, आपके जीवन में अन्य चकाचौंध का हो, आप इन दिनों अफेयर्स में, सोशल मीडिया हो, अफेयर्स में हो, लड़कों के प्रति लड़कियों का आकर्षण, लड़कियों के प्रति लड़कों का आकर्षण, ये कहीं ना कहीं बहुत सामान्य सी बात है। तो हम इसको एक सीमा में रहते हुए, इस एक नियत समय में रहते हुए, हम उस लक्ष्मण रेखा को न लांघें, और अपने जो जीवन का ध्येय है, हम यहाँ क्यों आए, भंवर कुआं पे क्यों आए, उत्कर्ष में क्यों आए, इसका चिंतन मनन हम 24 घंटे अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। अच्छा, जब आप तैयारी करते थे, और यदि होता ही है कि इतनी लंबी तैयारी है, प्री है, मेंस इंटरव्यू है, तो कभी कभी नकारात्मक चीजें तो आती हैं, और यदि नकारात्मक चीजें आ रही हैं तो किससे बात करनी चाहिए, इस टेंशन से कैसे बाहर निकलना चाहिए? तो सबसे जिसमें मैंने कहा कि जीवन में आपके जो अभी तैयारी के दौरान जो सबसे निकट है वो आपके गुरुजन हैं, और जो मेरा अनुभव रहा भंवर कुआं का, सारे जितने भी टीचर्स फैकल्टीज रहे हैं अपने आप में बड़े अद्भुत रहे हैं, एक मित्रवत उनका व्यवहार रहा है। तो सबसे पहले तो आप वहीं से शेयर करें, क्योंकि माता पिता, निश्चित रूप से कि माता पिता तक बात तो शेयर करना ही चाहिए, लेकिन कई बात ऐसी होती है जो माता पिता नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने गुरुजनों से उस बात को डिस्कस करें, अपने मित्रों से उस बात का डिस्कशन करें, और जीवन में अवसाद नहीं लेकर के आना है। मैंने कहा पूर्व में कि पढ़ाई में लगो इतना कि एक दिन रात कर देना, भरोसा हो स्वयं पर इस कदर जज्बात कर देना, और किसी भी अवसाद में हरगिज डिगाना मन को ना अपने, अगर अवसाद हो तो माँ पिता से बात कर लेना। तो हमारे पेरेंट्स हमारे जीवन में हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, भाभी हो सकती हैं, हमारे बहन हो सकती हैं, तो हम उनसे बात करें, और हर चीज का मैंने जो आपको समझता हो उनसे उसको, क्योंकि है ना कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, तो होगा वो। अच्छा, वर्तमान में जो पीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, अब उस सिलेबस चेंज होने को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने पुराना सिलेबस भी देखा, आपने नया सिलेबस भी देखा है, और आप लगातार टच में तो एमपीपीएससी के रहते ही हैं, लोगों से, विद्यार्थियों से आप लगातार मिलते हैं, तो चूंकि एक भूतपूर्व विद्यार्थी रहे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की मतलब आयोग की सबसे बड़ी एक खूबसूरती ये है कि उसने अपने सिलेबस में हिंदी को मूल में रखा, जो हमारे भारत की आत्मा है, और हिंदी चूंकि हमारी राजभाषा है, हमारी माँ है, और एक कवि होने के नाते तो मैं यही कहूंगा कि हिंदी हमारे जीवन की आत्मा है। हिंदी को मूल में रखा इस कारण से हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए तो हिंदी अपने आप में एक पूरा जो सिलेबस है वो अद्भुत है ही, साथ ही साथ अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का काम कर रही है एमपीपीएससी का सिलेबस। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर अगर हम जाते हैं, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में गए या गुजरात में गए, तो वहाँ की लोकल भाषाओं का एक अलग से पेपर होता है, जो कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बड़ा कठिन होता है। तो देखिए, वो उन राज्यों की मैं कहूंगा कि ये उन राज्यों की एक ईमानदारी कह लें कि उन्होंने अपनी लोक बोली के प्रति, अपनी लोक भाषा के प्रति भी उनका एक अनुभव रहा। तो मैं इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में ये कहूंगा कि हमारे विद्यार्थियों का, चूंकि एमपीपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर लगता है कई मायनों में, लेखन पद्धति हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा कोई भी, मतलब एक प्रतियोगी अगर एमपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो संपूर्ण व्यक्तित्व बनने की दिशा में अग्रसर होता है। तो ये जो बदलता हुआ परिदृश्य है एमपीपीएससी का, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, और हिंदी को उन्होंने मूल भाव में रखा है, वो उसके लिए भी बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश के क्वेश्चनों का ज्यादा आना भी आप अच्छा मानते हैं?
हाँ देखिए, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन हम एमपी के आते हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? एक मध्य प्रदेश का अधिकारी बनने के लिए वहां की वस्तु स्थिति से हर अधिकारी को परिचित होना आवश्यक होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अधिकारी है तो निश्चित रूप से वो कभी मंडला में पोस्टेड होगा, तो कभी जबलपुर में, कभी बड़वानी में हुआ, तो कभी अलीराजपुर, तो कभी सिंगरौली में, कभी ग्वालियर, कभी बुरहानपुर। तो हर जगह को अलग अलग भौगोलिक परिदृश्य में उसका एमपी की डेमोग्राफी कैसी बदल रही है, किस ढंग से बदल रही है, किस जनजाति का वहां बाहुल्य है, किस क्षेत्र में किस उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो जब कौन सा राजवंश है, कौन सा राजवंश रहा है, और वहां की ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थितियां कैसी रही हैं, वहां की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही हैं, और तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के जब मध्य प्रदेश का विद्यार्थी मध्य प्रदेश का अध्ययन ज्यादा करेगा तो वहां मध्य प्रदेश से परिचित भी होगा, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का निवासी होने के कारण उसको उस चीज का वेटेज में मिलेगा। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैंने एक प्रश्न आया था एमपीपीएससी के प्रीलिम्स से, फड़के स्टूडियो कहां पर है। वो सामान्य सा फैक्ट है, धार में स्थित है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था। लेकिन अब पिछले कुछ कारण से मुझे धार बार बार आना जाना लगा, तो हर बार मुझे उस फड़के स्टूडियो के सामने से निकलना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसा पूर्व में कहा कि तीर्थाटन जो हम करते हैं, भ्रमण जो करते हैं, वो हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मान लीजिए कोई अलीराजपुर, बड़वानी या झाबुआ जिले का वनवासी प्रतियोगी है, प्रश्न आएगा कि फालिया किसे कहते हैं, तो वो तुरंत उसको क्लिक करके आएगा। लेकिन हो सकता है कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल का कोई ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जिसने कभी फालिया शब्द ना सुना, हालांकि पढ़ा हुआ, निश्चित रूप पढ़ेंगे वो, लेकिन बाय द वे नहीं सुना हो, तो वो फालिया हो सकता है गलत करके आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी स्थानीयता, आपकी जो क्षेत्रीयता है, वो भी आपको इस परीक्षा में आपको अन्य लोगों की तुलना में बेहतर बना। मैंने आपने जो अपनी आंखों से देखा है वो ज्यादा समय तक बेहतर इसलिए ना कि आप भोपाल गए, आप गए भोपाल, आपने पता पढ़ा कि ये श्यामला हिल्स है। हम दिमाग में आएगा श्यामला हिल्स कहाँ है, तो हम भोपाल उस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी दूर आगे गए, वन विहार चले गए, वन विहार घूम के आए, वन विहार घूम के आए तो बड़ी झील दिख रही है, बड़ी झील दिख रही है। तो अगर वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उस पर क्लिक करेगा। आप छोटा सा उदाहरण इंदौर के चिड़ियाघर का लो। इंदौर का चिड़ियाघर, अब हम उसको चिड़ियाघर बोलते हैं, जू बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया और उस पर लिखा कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, अब किसी बच्चे की नजर वहां चली गई। 4 दिन बाद मान लो परीक्षा में कोई प्रश्न आया कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहां पर है, हो सकता है कि बच्चा जो 1000 बार जू गया होगा, जो इसके सामने से निकला होगा, वो उसको गलत करके आ जाए, लेकिन जिस बच्चे की दृष्टि वहां पहुंची वो, तो कहीं ना कहीं आपका जो विजन है, आपका जो तारतम्य है, वो सतत चिंतनशील हो और सतत हम चौकन्ने रहें। और एक प्रतियोगी के जीवन काल में हमारे कोचिंग क्लासेस हो गई, हमारे गुरुजन हो गए, हम जितना पढ़ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन एमपीपीएससी का सिलेबस अगर हम उठा के देखेंगे तो उसमें एक एक चीज स्पष्ट रूप से दी गई है। आपको साइंस एंड टेक का अगर हम उठा के देखेंगे, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में देखेंगे, आपको एक क्लोन का अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें, तो ये चैट जीपीटी है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ है। और चैट जीपीटी तो वर्तमान में एक ऐसा हथियार है, गूगल हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम सतत चिंतनशील हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रतियोगी की अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत रही तो वो हमेशा तैयारी की मोड में रहेगा और वो सिलेक्ट भी होगा। अच्छा, आज जब आप देखते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी जब अब तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, और आजकल तो आप युवाओं को प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, तो ये विचार कैसे आया आपको कि ये करना चाहिए आपको? देखिए सर, एक परिणाम मेरे जीवन में ऐसा आया कि मुझे 1 नंबर से मैं प्रीलिम्स से बाहर हुआ, और उस समय लगा नहीं था कि मैं बाहर हो जाऊंगा। मुझे जो सामान्य कट ऑफ बताया जा रहा था उससे मैं 2-3 नंबर अप था, ऊपर था। और वो समय था कोरोना का, कोविड का जो लॉकडाउन था, फर्स्ट वेव जो थी उस समय। तो मैंने लगभग 8 से 10 महीने अपने जीवन में, मतलब जो होता है कि 100% जिसको बोलते हैं, क्योंकि उस समय कवि सम्मेलन बनते, कविताएं भी उतनी होते, और मैं उस समय अपने गांव में था। तो गांव में मैं अपनी टेबल चेयर और पढ़ाई किताबों के साथ में लगा हुआ था। उस समय मैंने बड़ी तन्मयता के साथ अपना जीवन का, मतलब वो जो मेरे 8 से 10 महीने अपने जीवन के एक विद्यार्थी के रूप में बड़े अद्भुत, बड़े स्वर्णिम रहे। मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत आंसर राइटिंग की। उस समय प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया तो वो 1 नंबर से मैं वहां रुका। तब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, थोड़ा सा डिप्रेस हुआ, और उस समय मुझे लगा कि यार मैं मुझ जैसा व्यक्ति जो
कविताएं लिखता हूँ, और कविता अपने आप में बड़ी ताकत होती है। कविताओं ने, अगर मैं बात कहूँ तो 1857 की क्रांति कविताओं से हुई है। कविताओं का बड़ा योगदान रहा है। हमने चाहे दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, वो कविता है, या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू। तो कविताओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हमारे सामरिक इतिहास में भी रहा है और अनवरत रहता है। तो मैंने उस समय अपने शब्दों से स्वयं को मोटिवेट किया कि नहीं, मैं केवल एक एमपीपीएससी का ही स्टूडेंट नहीं, मैं और कुछ भी हूँ। तब मेरे मस्तिष्क में एक विचार और उपजा कि मुझ जैसे हजारों ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे और वो रुके होंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या किया जाए, उन भाइयों के लिए क्या किया जाए। तो आप तो सेल्फ मोटिवेटेड थे, वो नहीं है, वो नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं मैंने एक सामाजिक उत्तरदायित्व को मानते हुए कि मैं एज अ पोएट है, कवि के रूप में तो मैं जन जागृति कर ही रहा हूँ, और मेरी कविताओं का सर मूल विषय भी तमाम सोशल इश्यूज है। मैंने जीवन में पहली कविता जब मेरी थोड़ी सी वायरल हुई थी, वो कविता थी सर 2012 में, जब दामिनी के साथ गैंगरेप हुआ था दिल्ली में। उस कविता को जब मैं सुनाता था तो लोग रोते थे सामने से। मैंने ऐसे विषयों पर कविता लिखी, मैंने आर्टिकल 370 पे कविता लिखी, मैंने लव जिहाद के अगेंस्ट कविता लिखी, मैंने और भी तमाम वो जो वर्तमान पहलू चल रहे हैं, उस समय के वर्तमान पहलू चल रहे हैं, मैंने हर विषय पर कविता लिखी। तो कविता ने अपना काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कम से कम अपने भाइयों तक पहुंचना चाहिए, अपने बहनों तक पहुंचना चाहिए जो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, चाहे फिर वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का वो समय तैयारी कर रहा हूँ, उन तक पहुंचना चाहिए कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि ईश्वर ने कुछ न कुछ तो आपके लिए सोच के रखा है। अगर ईश्वर ने आपको मानव जीवन बनाकर भेजा है, मैं फिर कह रहा हूं सर कि आपका जो पुरुषार्थ है वो आपके पुरुषार्थ की दिशा आपकी सफलता और असफलता को तय करती है। जैसा मैंने आपसे दोहराया कि कोई भी योद्धा हारने के लिए रण में नहीं आ जाता, हमेशा जीतने के लिए जाता है। एक ऐसा विद्यार्थी जीवन में जिसने कभी किताब खोलकर ना देखी हो, वो भी अगर एमपीपीएससी का जब वो गोले भरेगा ना, तो वो एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में आएगा कि यार भगवान बस ये गोले सारे तुक्के सही बैठ जाए, एक सेकंड के लिए उसके मस्तिष्क में आएगा। क्योंकि वो हारने के लिए नहीं गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी प्रतियोगी हैं जो सिलेक्ट हुए वो भी और जो ना हुए वो भी, कभी भी अपने जीवन में उन्होंने असफल होने के लिए पढ़ाई नहीं की, सफलता के लिए पढ़ाई की। अब वो असफलता क्यों मिल रही है उनको, चाहे उनकी परिस्थितियों के कारण हो, उचित मार्गदर्शन का अभाव हो उनके जीवन में, या कहीं ना कहीं जीवन के कुछ उनके निजी व्यवधान हो जिसके कारण से उनकी असफलता, कई बार गलत संगति भी, हाँ गलत संगति, वही सारे व्यवधान, तो उनको उस व्यवधान से मुक्त कराना, या अगर वो हो सकते हो तो मैंने वहां से एक निर्णय लिया कि मैंने अपने तमाम बंधुओं तक पहुंचना चाहिए, छोटे भाई बहनों तक पहुंचना चाहिए जो इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं। तो मैं वहां तक पहुंचने में सफल भी हुआ, और अनवरत मेरा ये संकल्प है और ये संकल्प मेरा लगा रहेगा। और भंवर कुआं में आप जो कि खुद भी रहे, आपने ये जीवन जिया है, माने आप एक कवि हैं, और कवि हमेशा वो जीवन जिए होते हैं तब वो कविता वो लिखते हैं या उस चीजों के बारे में लिख पाते हैं। और जब आप, चूंकि आप खुद एमपीपीएससी के विद्यार्थी रहे, तो आप तो भंवर कुआं के ऊपर कविता भी आपने लिखी है। तो इस मंच में भंवर कुआं जो ये डायरीज हैं, इसके माध्यम से, चूंकि भंवर कुआं के लिए ही है और हर उस विद्यार्थी की जर्नी के लिए बनाई गई भंवर कुआं डायरीज, जो सच में उनका संघर्ष दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। तो आपकी कविताएं जरूर भंवर कुआं के ऊपर जो आपने लिखे वो जरूर इस मंच के माध्यम से साझा कीजिए। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपको और पूरे उत्कर्ष परिवार को बधाई देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने भंवर कुआं से संबंधित जो हजारों लाखों विद्यार्थी भंवर कुआं में इन दोनों पढ़ रहे हैं और जो पढ़कर निकल चुके हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे कोई सफल व्यवसायी हो, कोई अधिकारी हो, अलग अलग विषयों में, उनके भीतर तो भंवर कुआं आज भी विद्यमान है। और आपने भंवर कुआं की जो स्मृतियां हैं, जो यादों को पुनर्जीवित करने का एक उपक्रम प्रारंभ किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करता हूं आपको। एक गीत मैंने भंवर कुआं के विद्यार्थी के लिए कहा है, क्योंकि मैंने वो समय जिया है जब, देखिए सर, एक सफलता में जब तक अभावों का तड़का न लगे तब तक वो सफलता अधूरी मानी जाती है। लेकिन यथार्थ भी यह होता है, मान लीजिए आप एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, आप एक सक्षम पिता की संतान है, लेकिन फिर भी व्यक्ति की मानसिकता ये हो जाती है कि मैं भंवर कुआं से मुझे राजीव गांधी तक जाना है तो मैं लिफ्ट लेके चले जाऊं, मैं बस के पैसे ना लगाऊं या ऑटो ना लूं, या मान लीजिए बाइक वाइक उनके पास है, तो व्यक्ति चाहता है कि वो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा पैसे बचा सकता है बचाए। तो मैंने कई विद्यार्थियों को देखा, इवन मैंने अपना जीवन भी, जब मैं विद्यार्थी के रूप में मैंने यहाँ रहा, तो मैंने भी कई बार एक एक समोसा खाया है, और वो समय बड़ा
यादगार रहा है मेरे जीवन में, तो मैंने उसी भावभूमि से एक छोटा सा गीत कहा है भंवर कुआं के विद्यार्थियों के जीवन में। वो ये है कि एक समोसा एक कट चाय में मन बहलाने वालों, एक समोसा एक कट चाय में मन बहलाने वालों, पीजी हॉस्टल को अपना घर द्वार बताने वालों, छोटी आंख में बड़े सपन को रोज सजाने वालों, इस भंवर कुआं को जीवन का रण क्षेत्र बनाने वालों, कभी न डरना तूफानों से, कहना हम लड़ जाएंगे, छाती ठोक कर कहना जग को, हाँ हम कर दिखलाएंगे, छाती ठोक कर कहना जग को, हाँ हम कर दिखलाएंगे। और भंवर कुआं अलग अलग स्ट्रीम्स के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। एक सामान्य बच्चा जो छोटी सी आंख में बड़े सपने लेकर के एक चटाई 2 जोड़ 4 जोड़ कपड़ों के साथ में हॉस्टल में एंट्री लेता है, वही सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं यहां से निकलूंगा तो 2-3 साल या साल 2 साल में कुछ ना कुछ बनकर निकलूंगा। हर विद्यार्थी की होती है। सुनेगा कि कोई रेलवे, कोई बैंकिंग, कोई एसएससी वाला है, कोई रेलवे, कोई बैंकिंग, कोई एसएससी वाला है, लाइब्रेरी में बैठा है जो, हाँ वो पीएससी वाला है, लाइब्रेरी में बैठा है जो, हाँ वो पीएससी वाला है, कोई यहां मजदूर का बेटा, कोई डॉक्टर का पढ़ता है, अपने खून पसीने से अपना भविष्य वह गढ़ता है, अपने खून पसीने से अपना भविष्य वह गढ़ता है, अपनी मेहनत से हम एक दिन, अपनी मेहनत से हम एक दिन दुनिया जीत के आएंगे, छाती ठोक कर कहना जग को, हाँ हम कर दिखलाएंगे, छाती ठोक कर कहना जग को, हाँ हम कर दिखलाएंगे। और गीत का एक बंद है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर विद्यार्थियों ने इन 8 पंक्तियों को अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया तो आप सफलता के बहुत निकट पहुंचेंगे, आप सफलता को प्राप्त करेंगे और जहां भी आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये कविता का, इस गीत का आखिरी बंद मैं आपको सुना रहा हूं, सुनेगा कि चाहे भूखा रह लेना पर, चाहे भूखा रह लेना पर, ध्यान लक्ष्य पर ही रखना, चाहे भूखा रह लेना पर, ध्यान लक्ष्य पर ही रखना, कपड़े चाहे 2 जोड़ी पर, नोट्स सभी कंप्लीट रखना, कोचिंग को मंदिर समझो और लाइब्रेरी गुरुद्वारा, आपको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, 2 जगह को आप ध्यान रख रहे हैं कि कोचिंग को मंदिर समझो और लाइब्रेरी गुरुद्वारा, अध्ययन को पूजा मानो होगा उद्धार तुम्हारा, आज नहीं तो कल निश्चित हम, आज नहीं तो कल निश्चित हम विजय पत्र लिख लाएंगे, छाती ठोक कर कहना जग को, हाँ हम कर दिखलाएंगे, छाती ठोक कर कहना जग को, हाँ हम कर दिखलाएंगे। तो मैं तमाम विद्यार्थियों से भी कह रहा हूं, भंवर कुआं में जितने हमारे भाई बहन जो इन दिनों पढ़ रहे हैं, आप यहां क्यों हैं, आप इस संस्थान में क्यों आए हैं, आप भंवर कुआं क्यों आए हैं, अपना घर परिवार छोड़कर इंदौर क्यों आए हैं, ये क्यों अगर आप अपने मस्तिष्क में अनवर 24 घंटे रखेंगे तो आप सफलता के बहुत निकट, प्रत्येक क्षण आप सफलता के निकट पहुंचते रहेंगे। जहां ये क्यों आपसे विस्मृत हुआ तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं आप सफलता से फिर दूर होते जाएंगे। क्योंकि एक मेरा जो गीत है वो मैं आपको और सुनाता हूं, इसको अपन चाहे तो ले लेंगे, अन्यथा कट कर देंगे जैसा, क्योंकि ये मेरा काम आ जाएगा बाद में मेरे सोशल मीडिया के लिए। जब भी मेरे जीवन में मैं सर जब भी मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि यार मेरा साथ ठीक नहीं हो रहा है, तब मेरे जीवन में एक गीत मैंने हमेशा अपने जीवन में मैंने उसको गुनगुनाया है, गाया है, और तमाम विद्यार्थियों तक भी ये गीत मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हार कर थकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में,
हार कर रुकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में, लाख राहें होंगी पैदा जिंदगी के मोड़ पे। कर्म की शक्ति से सारा, कर्म की शक्ति से सारा जग पिघलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। एक पत्थर चोट खाकर देव कहलाया सदा। प्रत्येक व्यक्ति जो भी बनाए संघर्ष से बनाए, और रातों रात सफलता किसी के भी भाग्य में नहीं होती। कि एक पत्थर चोट खाकर देव कहलाया सदा, जो चढ़ा ऊपर उसी को सबने सहलाया सदा। प्रण प्रबल हो साधना के साध्य चाहे गौण हो, लक्ष्य के संधान को तत्पर हमेशा द्रोण हो, लक्ष्य के संधान को तत्पर हमेशा द्रोण हो मुखर सब प्रश्न अपने जो स्वयं से हैं। कि मैं यहां क्यों आया हूं कि हो मुखर सब प्रश्न अपने जो स्वयं से हैं किए, अंध का सब नाश कर दे आस के सारे दिए, अंध का सब नाश कर दे आस के सारे दिए। तो वक्त है अंतस की चिंगारी सुलगना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। और विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, और विद्यार्थी नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो भी जहां भी है, कि तू अगर चाहे तो तूफानों की गति को मोड़ दे। मनुष्य बड़ा शक्तिशाली ईश्वर की पृथ्वी पर, कि तू अगर चाहे तो तूफानों की गति को मोड़ दे, तू अगर चाहे तो हर एक चक्रव्यूह को तोड़ दे, तू अगर चाहे तो धरती से गगन को जोड़ दे, मृत पड़ी काया में नूतन श्वास अपनी छोड़ दे। तुझसे उम्मीदें बहुत हैं सृष्टि के भगवान की, तू मुखर मूरत है लगती जीत के आवाहन की। तो हार को सुरसा सदृश, हार को सुरसा सदृश तुझको निगलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। और गीत का अंतिम बंद, कि अब उठो आकाश सारा मुट्ठियों में भींच लो। एक श्लोक पढ़ा सुभाषिताने में, उद्यमैन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता उसके पुरुषार्थ से तय होती है, उसकी मेहनत से तय होती है, चाहे वो जिस भी दिशा में करे। कि अब उठो आकाश सारा मुट्ठियों में भींच लो, स्वेद की बूंदों से अपनी मंजिलों को सींच लो। गर इरादा है तो पत्थर में सुमन खिल जाएंगे, गर इरादा है तो पत्थर में सुमन खिल जाएंगे। द्वार पर सारे शगुन कर जोड़ कर मिल जाएंगे, द्वार पर सारे शगुन कर जोड़ कर मिल जाएंगे। अब उठो जागो धरातल पर नवल इतिहास गढ़, जीत कर दुनिया को अविजित शक्ति के एहसास पढ़। तो आज है मेरा, एक प्रतियोगी कह रहा है कि आज है मेरा, इसे कल में बदलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। तो तमाम मैं प्रतियोगी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमेशा अपने लक्ष्य को केंद्रित रखें अपने मस्तिष्क में, और जीवन में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने की कोशिश करें। कोई आपके जीवन में व्यवधान ना आए, सफलता 100% आपका वर्ण करेगी, क्योंकि लक्ष्य ही जय है अगर तो कर्ण को छलना पड़ेगा, लक्ष्य ही जय है अगर तो कर्ण को छलना पड़ेगा। ताप में तपकर अहर्निश स्वर्ण सा गलना पड़ेगा, और लाख होंगी चमक तुझमें ये जग भला माना ही कब है, सूर्य को भी सूर्य होने के लिए जलना पड़ेगा। अगर आप सूर्य हैं तो आपको अनवरत जलना पड़ेगा। आपकी नियमितता, आपकी
निरंतरता और आपकी एकाग्रता ही आपकी सफलता का मूल मंत्र हो सकती है। आपने सर मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार है। चलिए, तो ये आपने सुना राष्ट्रीय कवि राहुल शर्मा जी को, जो निरंतर आपको मोटिवेशन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे उत्कर्ष में, ये उन्होंने वादा किया है बिल्कुल, निश्चित रूप से। और यही था भंवर कुआं डायरीज में कि भंवर कुआं की गलियों में ये बसती हैं कहानियां, यहाँ हर मोड़ में मिलती हैं नई रवानियां। ये जो भंवर कुआं डायरीज है, ये है बहुत सारी यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में एक बसती है नई कहानी। इनमें कभी किताबों का बोझ तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली, यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं अनगिनत बनते रहेंगे अधिकारी। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और यदि आपकी भी कहानी, आपका भी मोटिवेशन दूसरों को मोटिवेट कर सकता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। अगला वीडियो हम आपके साथ ही मिलकर यहां से साझा करेंगे और मिलते हैं आपसे। नमस्कार।